मध्य प्रदेश की सियासी फिजा बदल रही है। सियासी दलों के सुल्तान बदले, सल्तनत भी नए सिरे से चलने लगी है। अब लोकसभा का चुनाव दोनों दलों के आला नेताओं की काबिलियत का इम्तिहान होगा। बात सबसे पहले भाजपा की करें तो अब तक सबसे बड़ा चुनावी चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान इस बार मुख्य भूमिका में नजर नहीं आएंगे। पार्टी ने उन्हें दक्षिण की ओर भेज दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी नजर आएगी। इसके साथ ही क्लस्टर प्रभारी के रूप में भाजपा ने अपने दिग्गजों को अलग अलग इलाके सौंपे हैं। भाजपा के सूबेदार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सागर, राजेंद्र शुक्ला भोपाल, विश्वास सारंग उज्जैन, जगदीश देवड़ा इंदौर, प्रहलाद पटेल रीवा, कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर, भूपेंद्र सिंह ग्वालियर। भाजपा ने इस तरह अपने दिग्गजों को अलग अलग अंचलों की जिम्मेदारी दी है। यहाँ ये चुनावी रणनीति तय करने में जुट गए हैं। सभी को अपने जिम्मे वाले अंचल में जीत दिलाने का जिम्मा मिला है। इन्होंने पार्टी की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आपकी पार्टी से, सरकार से उम्मीदें होगी, होना भी चाहिए, और पार्टी को आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना भी चाहिए। क्या आप पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो? ये बात अंतर्मुखी होकर आप सोचो तो वो बी की कैसे बने, बी श्रेणी की है तो ए की कैसे बने, और ए श्रेणी की है तो 370 वोट। हमारे वी डी शर्मा जी ने कल कहा है ना, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य। उधर कांग्रेस में भी अब तक प्रमुख चुनावी चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शायद ही उस भूमिका में नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नए कलेवर और नए तेवर के साथ तैयार है। पार्टी में संगठन का जिम्मा युवा और तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी के हाथ है, तो विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मैदान संभाल चुके हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ अगर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी रहे तो उनकी और दिग्विजय सिंह की भूमिका किला संभालने की रहेगी। मैदान पर नई पीढ़ी ही उतरेगी। कांग्रेस ने अभी तक इलाकेवार कोई जिम्मा तो नहीं बांटा है, लेकिन माना जा रहा है कमलनाथ महाकौशल पर खास फोकस कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल का तैयार करेंगे मैदान। सुरेश पचौरी को मिल सकता है नर्मदापुरम का जिम्मा। मालवा निमाड़ में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, अरुण यादव खास ध्यान देंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में नजर आ सकते हैं गोविंद सिंह और अशोक सिंह। अजय सिंह को विंध्य और बुंदेलखंड, तो कमलेश्वर पटेल को विंध्य के मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल यही कह रही है कि वो सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ती आई है और इस बार भी उसका यही फॉर्मूला होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही है। सभी पार्टियां अपना अपना काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक युवाओं का जो सक्रियता है बढ़ाई जा रही है। तो ऐसी सारी चीजों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है, जिससे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पैसे की दम पर, सत्ता की दम पर अपने आप किस तरह की बातें करती है कि हम ये जीतेंगे और वो हारेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से चाहती है और चुनाव निष्पक्ष कराना चाहती है तो ईवीएम को विदा कर दे, मत पत्र ले आए और दो हाथ कर ले। ये लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के नए नेतृत्व के लिए चुनौती भरा है। भाजपा में लोकसभा चुनाव का जिम्मा सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की टीम पर है, तो कांग्रेस में टीम जीतू पटवारी को अपनी काबिलियत साबित करनी है। देखना ये है कि कौन इसमें कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा न्यू पावर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र एजेंडा पॉइंट्स पर। मध्य प्रदेश में बन गए सियासत के नए पावर सेंटर। नेतृत्व परिवर्तन का सियासत में दिखेगा कितना असर? भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी डॉक्टर मोहन सरकार? कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगी जीतू पटवारी की टीम? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। और विधानसभा के बाद अब जो समर है, जो लड़ाई है, जो रण है, वो है लोकसभा चुनाव का। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तमाम सारी चीजें बदली भी हैं। चाहे हम सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर
विपक्ष में बैठी कांग्रेस की। भाजपा में अब जो नई टीम है, चाहे हम संगठन स्तर पर देखें, खास तौर पर सरकार की जब हम बात करते हैं तो नया चेहरा, नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उनकी जुगलबंदी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ में। इसके अलावा कई और चेहरे जो संगठन में वीडी शर्मा जी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे हम पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें या फिर सरकार में शामिल जगदीश देवड़ा हों, प्रहलाद पटेल हों, राजेंद्र शुक्ल हों, एक बड़ी टीम, नई टीम और एक नए सारथी के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम जब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी नया कलेवर है और नया तेवर भी है, क्योंकि वहां पर भी जो टीम है वो बदली हुई है। जीतू पटवारी जिस तरह से पीसीसी चीफ, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे, या फिर जिस तरह से ग्वालियर चंबल में अभी अशोक सिंह को आगे बढ़ाया है राज्यसभा के जरिए, कहीं ना कहीं अब दोनों तरफ से जो सेनाएं हैं वो तैयार है और अब मिशन है 29। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 29 में से 29 जीतेंगे। देश की बात करें तो 370, और एक टास्क भी है संगठन स्तर पर, बूथ लेवल पर कि 370 तो हमें सीटें जीतना है, लेकिन 370 हमें हर बूथ पर अपने वोट भी बढ़ाना है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, नए पावर सेंटर को लेकर इसी पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है गुंजन चौकसी जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है गुंजन जी आपका। हमारे साथ में पवन पटेल साहब हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत। और पवन जी, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। अब उस सेना की भी हम बात कर रहे हैं, उस सेंटर की भी बात कर रहे हैं, उस पावर की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी देखें तो पावर भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है और कांग्रेस के कई जो चेहरे हैं वो उस पावर के जरिए खिंचे जा रहे हैं। हमने देखा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी ज्वाइन नहीं कर लेता। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस में नया कलेवर है, नया तेवर है और अब चुनौती आपकी है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने की। किस तरह से ये टीम आपको लगता है कि नहीं बेहतर तरीके से हम इस रण में जाएंगे? देखिए, जब पावर का कोई गलत दुरुपयोग करेगा तो इसी तरह के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। ये जिस तरह डराने का, धमकाने का काम करते हैं, जिस तरह ये सोचते हैं कि कोई का बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस को पुलिस और प्रशासन का जिस तरह से दुरुपयोग करते हैं, उस दुरुपयोग में इस टाइप की संभावना हो सकती है। कोई जो दिख रहा है बहुत अतिशयोक्त नहीं है। इतिहास गवाह आदिकाल से इसी तरह पावर का दुरुपयोग करके इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते रहे हैं। और रही बात जो आगे आने वाले समय की, भारतीय जनता पार्टी अपने हर बूथ में वोट बढ़ा रही है, अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। मेरा तो मानना ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पावर का केंद्र बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी आज जिस देश और प्रदेश में राज कर रही है, तो उनको इस देश और प्रदेश के जो बटोलेबाजी करके आए थे, जो झूठ बोल करके आए थे इस जनता को, उस जनता के पावर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उस जनता की जेब भारी करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि जेब को खाली करने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सपने के सौदागर वाला काम करते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का प्रयास करते हैं। आम जनता को जो इन्होंने प्रयास किया, महंगाई कम करने का झूठा सपना दिखाया, किसानों की आय दुगनी करने का झूठा सपना दिखाया, 100 दिन में काला धन लाने का झूठा सपना दिखाया और हर भारतीय को 15-15 लाख रुपए देने का झूठा वादा दिखाया। ओबीसी के साथ ही कुछ जो आरक्षण का खत्म करने का जो जिस टाइप का ये ताना बाना बुन रहे हैं, उस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। अगर ये लेकिन पवन जी एक बात हम और कर रहे हैं कि अगर जब बात कांग्रेस की करते हैं, नए कलेवर और तेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने तेवर रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी की हम बात करें, अभी भी उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही है और उनके अभी बयान भी देखे तो कोई स्पष्टता नहीं है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, क्या इस नए कलेवर के साथ सामंजस्य उन वरिष्ठों का भी होगा जो अभी दिख नहीं रहा है पवन जी की किस तरह से उनकी जुगलबंदी होगी?
नहीं, भले ना दिख रहा हो, ये बहुत बहुत सारी बातें दिखने के लिए अंडरस्टैंड करने वाली बात होती है। आप देखिएगा सभी बड़े हमारे जो बुजुर्ग नेता हैं, वो सब मार्गदर्शक की भूमिका में आएंगे। उनका सानिध्य, उनका आदेश, आशीर्वाद हम युवाओं को हमेशा मिलता रहेगा, और वो भी अपने हिसाब से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी जैसे बतौलेबाज और मैकेनिज्म से जीत वाली पार्टी को इस बार चलिए रास्ता दिखाएंगे। गुंजन जी उसी न्यू पावर सेंटर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अब बदला हुआ है। हालांकि अगर चेहरों की बात करें तो चेहरे लगभग वही हैं, कुछ चेंजिंग हैं। कई ऐसे संगठनात्मक स्तर पर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, कई ऐसे सरकार में हैं, और आप जिस तरह से इस पावर के जरिए कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, अगर हमने मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि 370 पूरे देश में और 370 का टारगेट दिया है बूथ लेवल पर, किस तरह से चाहे क्लस्टर की बात कर लें या फिर हम इन सेंटर्स की बात कर लें, क्या लगता है कि नहीं हर बूथ पे हम 370 जो वोट बढ़ाने की बात की है हम उस मिशन तक पहुंचेंगे? राजेश जी, एक राम राज्य की जो परिकल्पना आपने और हम सबने की थी, और एक विकसित राज्य की जो संकल्पना आपने और हम सबने की थी, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको साकार कर रहे हैं। ये मैं बहुत गौरव का क्षण है, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो ये मुमकिन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है राजेश जी, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये विचारों पर चलती है। यहाँ पे विचार प्रमुख है, यहाँ पे व्यक्ति प्रमुख नहीं है। कांग्रेस में अभी मैं पवन पटेल जी को सुन रही थी, इन्होंने सारी बात सिर्फ युवा जीतू पटवारी की और इन्होंने दिग्विजय सिंह को बुजुर्गों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। आज आपके सामने कहा कि जो बुजुर्ग नेता हैं हमारे यहाँ के, तो देखिए पवन पटेल जी, और ये कांग्रेस को मैं बताना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे हमें उम्मीद ये भी है कि आज शायद पैनल पे कांग्रेस की तरफ से लोग बैठने वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये समझ चुके हैं कि जो विभाजन की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, आज कांग्रेस स्वयं विभाजित हो रखी है। पहले धर्मों के नाम पे जनता को भ्रमित करती थी, विभाजन की राजनीति करती थी, फिर ये जाति के नाम पर एक राजनीति करने मध्य प्रदेश में आई, लेकिन आज मध्य प्रदेश की कांग्रेस पूर्ण रूप से विभाजित है। आज इनका एक भी शीर्ष नेतृत्व नहीं है, और ये दिखाता है, ये लोकसभा का चुनाव भी दिखाएगा कि कांग्रेस के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर है जो जनता ने इन्हें दिखाया है। ये जनता की बात कर रहे थे पवन पटेल जी, मैं उनको भी जवाब देना चाह रही हूं। 2023 के चुनाव में जनता ने आपको जो करारी हार दी है वो आपको जवाब है, और अब 2024 में आप उससे ज्यादा बेकार हार के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो आपने जनता के साथ किया है, जो आपने जनता के साथ धोखाधड़ी की है, जो आपने जनता के साथ झूठे संकल्प पत्र दिए हैं और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में लाके खड़ा किया है, कितने आप ईडी आप देखें, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये आरोप और प्रत्यारोप के घेरे में लाके खड़ी करती है। सीबीआई, ईडी, आप मान के चले इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। जहां ये हारते हैं वहां ये ईवीएम पे ठेकरा फोड़ते हैं। तो ये है कांग्रेस की असलियत, ना विजन है, ना जनता के लिए कुछ करने की सेवा भाव है, ना ईमानदारी। चलिए गुंजन जी, आता हूं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी जुड़ चुके हैं, और अब योगीराज जी के पास में चलूंगा। सबसे पहले स्वागत करता हूं योगीराज जी आपका, और बात कर रहे हैं हम न्यू पावर सेंटर्स की, चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। दोनों तरह की जो टीमें हैं, बहुत कुछ बदला है योगीराज जी विधानसभा चुनाव के बाद, और चाहे नेतृत्व की हम बात कर लें, संगठनात्मक स्तर पर कई ऐसे लीडर हैं जो कभी सरकार में रहा करते थे, अब संगठन के साथ कदम ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस में भी वही नया कलेवर भी है, तेवर भी दिख रहा है। और फिर बात कहीं ना कहीं आती, जो मैंने पवन जी से भी कहा था कि जो आपके सीनियर्स लीडर हैं, कमलनाथ जी की बात कर लें, दिग्विजय सिंह जी की बात कर लें, क्या इन पावर सेंटर्स के जरिए अब जो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है किस रूप में देखते हैं योगीराज जी, कि क्या वाकई कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो पाएगी? क्योंकि लगातार गतिशीलता भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, चाहे क्लस्टर प्रभारी की बात कर ले या अन्य कार्यक्रमों के जरिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, परिवर्तन का स्वागत किया जाना चाहिए, और दोनों पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस की यदि अपन बात करें तो वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और हाल ही के कुछ घटनाक्रम देखे जाएं तो नया नेतृत्व एकदम से कम कांग्रेस के में तो नया नेतृत्व का आगमन हो चुका है,
चाहे वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हों, चाहे हमने विधानसभा में देखा नेता प्रतिपक्ष हों, उपनेता प्रतिपक्ष हों, सबको एक नई जिम्मेदारी मिली है। और ये बहुत बात होती थी कि साहब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोग बहुत संघर्ष करते रह जाते हैं। अब तो नए लोगों को मौका मिल गया है जी। अब ये नए लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उस मौके को कैसे बनाते हैं, इस मौके को वो कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा इनके नेतृत्व क्षमता पर। ये लीडरशिप की परीक्षा की भी घड़ी है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे और भी तमाम नेता हों। यही हाल आप ये देखिए कि अभी हाल ही के राज्यसभा के लिए भी जो नामांकन हुए, इसमें एक थोड़ा सा क्षेपक जोड़ रहा हूँ, उसमें भी जो नए नए लोगों को जो अवसर दिया गया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी दोनों दलों ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा संकेत है पार्टियों के लिए। नई लीडरशिप को उभारना ही चाहिए। और एक खास बात और इन सब चीज़ों में जो मुझे नज़र आती है, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और बहुत बड़ा कुनबा है, लेकिन अब उसको कुनबे को संभाल कर कैसे रखें, उसमें आप ये देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ये मैसेज देने में सफल हुई है कि यहाँ किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता की लॉटरी कभी भी लग सकती है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि लेकिन योगीराज जी, चुनौती दोनों तरफ से है। अगर कांग्रेस के जो लगातार कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि उनके नेता बीजेपी ज्वाइन न कर रहे हों, लेकिन बीजेपी के सामने भी कहीं ना कहीं चुनौती है कि इस बढ़ते हुए कुनबे को वो कैसे संभाल कर रख पाए। देखिए, जब जहाज डूबता है तो लोग सब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बचने के लिए, लेकिन इतने भी दूसरे सवार पर मत शामिल हो जाओ कि वो आपके वजन से डूब जाए। तो स्थितियां दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। लेकिन मैंने बताया ना, उन्होंने जो हैंडल करने का एक तरीका निकाला, उन्होंने कई बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन कर दिया। और ऐसे अचानक जो लिफाफा संस्कृति का जो जन्म हुआ है, किसके नाम का लिफाफा कब खुल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो ये एक अच्छा मैसेज ये जाता है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता जो बात करते थे लोग के सामने, तो दरी बिछाते ही रह गए कई लोग, लेकिन अब तो किसी का भी भाग्य कभी भी भाग्योदय कभी भी हो सकता है। तो ये टैक्टिक्स जो है, ये जो कैरेक्टर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि नए कार्यकर्ताओं में मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा काम। चलिए, मुझे बेहतर बात योगीराज जी आप कह रहे हैं कि नए कार्यकर्ताओं में मैसेज देने का काम। और कहीं ना कहीं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो मैसेज ऐसा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तमाम कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को इतना व्यस्त रखती है, इतना बिजी रखती है, कोई उनको ये आभास होता है कि नहीं, हम किसी पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य हैं। पवन जी, क्या कांग्रेस के सामने ये चुनौती ठीक है? नई लीडरशिप आपकी दिख रही है, नया कलेवर भी है, तेवर भी नजर आए, हमने देखा सदन में, देखा सड़क पर भी देखा, कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया। अब जरूरत इस बात को लेकर कि कार्यकर्ताओं को ये आभास दिखाना, अब आभास दिलाना कि कहीं ना कहीं तमाम कार्यक्रमों के जरिए जो बीजेपी करती है, ये अभी एक चैलेंज है पार्टी के सामने। नहीं, देखिए, हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं। अभी भंवर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी वो भी आए थे, उन्होंने सभी की मीटिंग लेकर के एक डिसाइड किया है। आने वाले एक आध हफ्ते में हम लोग कभी ग्राउंड लेवल पे पूरे कार्यक्रम आपके सामने आ जाएंगे। हम भी ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी युवा नेतृत्व को जिस टाइप से काम करने का मौका मिला है, वो भी युवाओं को, सभी हर वर्ग को, हर उम्र के लोगों को लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। और उसी हिसाब से हमारे कार्यक्रम भी बन रहे हैं, और वो कार्यक्रम आपको एक आध हफ्ते में दिख जाएंगे। और हम ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जैसे बतौलेबाज सरकार को इस बार हम बताएंगे कि जो सपने देख रहे हैं, जो झूठे सपने लोगों को दिखा है, वही झूठे सपने ये देख रहे हैं। लोगों को बताने की जरूरत है कि मोदी जी की गारंटी है। कहाँ है वो गारंटी? जब 2 करोड़ रोजगार की बात किया था तो मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है। ये जरूर ये सब सही बोलते हैं, मोदी की जादूगरी है। जो जादूगर जब सामने जाते हैं, आंख में पट्टी बच जाती, जो दिखाता है वही दिखता है। तो मोदी जी की जादूगरी जरूर है। जो उसका एक पट्टी इस देश और प्रदेश की जनता पे थे, वो जादूगरी की पट्टी को हटाने की जरूरत है। और जो अभी गुंजन जी बड़े बोल रहे थे, राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ राम मंदिर में राम की स्थापना करके राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो जाती है। यही हमारा पहले भी प्रश्न था और यही आज भी मैं बोल रहा हूं। ये जो बड़ा सा इवेंट किया कि 22 तारीख को राम जी का प्रवेश भारत में हुआ, उसके पहले राम थे ही नहीं। अब गुंजन जी धैर्य रखिए, आप बता दें तकलीफ क्या है? गुंजन जी, जहां प्रभु श्री राम का नाम आता है, आप लोग बौखलाने क्यों लगते हैं? गुंजन जी, कांग्रेस की समझ में आती है, आपको क्या तकलीफ है? आप वो तो बताएं थोड़ा मुझे पवन जी। राम राज्य की बात की और आपको तकलीफ पहले होने लगी, तो इस तकलीफ से बाहर आइए। सुनिए तकलीफ को, आप अपने नेता को सुनिए जो आपकी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनका कहना है जिस दिन आपने श्री रामचंद्र जी के मंदिर, चलिए मैं गुंजन जी आता हूँ। मैं पवन जी की बात आ जाने दीजिए। पवन जी जारी रखिए बात। आइए पवन जी।
के देख लेना कि अगर आपकी चलिए एक पवन आवाज जी, निकलने दे। चलिए। मेरी बात सुनिए, आपकी बात, आपकी बतौलेबाजी, आपके झूठ को हमने सुना। पवन जी, ये पवन जी को बोलने दीजिए। गुंजन जी आ जाऊंगा मैं आपके पास में। पवन जी जारी रखिए बात। जी पवन जी। नहीं, इनकी गुंजन जी की यही तो बड़ी, हर डिबेट में यही करती नहीं, है। वो सुन रही है। बहुत आपको सम्मान के साथ सुन रही थी। आप जहां हमारे प्रभु चलिए, श्री राम जी चलिए, को मुझे लगता है गुंजन जी- राजनीति के मुद्दे में लाएंगे, गुंजन जी, मैं गुंजन आपका जी, खंडन गुंजन जी, करूंगी। पवन जी को बोलने दीजिए। अरे पवन जी, आप उसी के पवन- दम पे राजनीति करते हैं। राम जी को हमेशा देखिए, राजनीति आपको का केंद्र तकलीफ बनाया है। हुआ, अब मैं बोलना पे हो आपको जाएगा। तकलीफ है। मुझे आप लगता है छोड़िए, दोनों पूरी मेहमानों को फिर दुनिया आमने ने- सामने कर देता हूँ। आज पूरी हमारे दुनिया जाना चाहिए ने कि प्रभु बोल श्री लीजिए, राम चाहिए। आप के बोल नाम लीजिए का दोनों जाप में। किया है। आपके झूठ से तकलीफ है। आप भारत छोड़िए, आप सबने देखा जिस तरह अबू बोल धाबी सकते में हैं, आज आप दोनों पूरी आमने दुनिया में सामने श्री हैं। राम के नाम का जाप हुआ है, अरे प्रभु क्या के बोले नाम का इनके जाप सामने? हुआ है। कोई आपको झूठ- तकलीफ क्या झूठ- है? पवन जी बोल लीजिए। ये है कि किसानों को गोली मार देते हो। देखिए, तकलीफ आप- ये है कि आपकी बेरोजगार को झूठ बौखलाहट बोलते हो। बता रही तकलीफ है। ये है कि महंगाई बढ़ाते हो। पवन जी, ये तकलीफ आपकी नहीं है। एक बौखलाहट आदमी मर दिखा जाता रही है है, कि बिजली का जहां बिल राम बढ़ाते का हो, नाम आता है, आप उद्योगपतियों लोग को कर्जा बौखला माफ जाते करते हैं। हो। अरे अब चलिए बोल लीजिए पवन सुनने जी। का माता है तो सुनिए। जी बोलिए 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 मैं पवन ये जी, बोल फायर रहा हूं, राउंड तकलीफ है। ये है जब एक किसानों की आय दुगनी करने का झूठा वादा करती है जी। और किसान आत्महत्या करता है। आज वहां किसान अपनी मांग को लेकर बैठा तो उसके आतंकवादियों जैसा बर्ताव करती है, ये तकलीफ है। जब पिछली बार 750 किसान मर गए, उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया। मोदी जी ने उनको फिलिस्तीनी बोला, आतंकवादी बोला अन्नदाता को। ये दुख है, ये पीड़ा है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हो कि क्या दुख है, क्या दुख है, ये दुख बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पवन जी, एक आप वीडियो लोग सत्ता के लिए देखिए, किसी भी हद आपके तक गुजार जो सकते किसान हो। आंदोलन के चलिए ही चलिए, मैं व्यक्ति पवन जी कह से रहे सवाल हैं। ले लेता हूँ। चलिए आगे का सवाल ले लेता हूँ। पवन जी, हम जब बात पावर सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो जब न्यू पावर सेंटर की बात है तो पुराने को भी नहीं भूल सकते। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की क्या भूमिका होने वाली है? उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जो परिवार में सब बड़े लोग का आशीर्वाद रहता, बड़े लोग का प्रयास रहता, बड़े लोग का साथ रहता है, वही भूमिका उनकी रहेगी। जो हमारे अभिभावक की भूमिका रहती है, हमारे मार्गदर्शक की भूमिका रहती है, हमारे साथी की भूमिका रहती है, वही भूमिका रहेगी। और ये गुंजन जी मेरी बात ही पूरी नहीं होने देती। अब ये बात कर रही हैं आज किसानों के ऊपर ईडी सीआईडी। हम कहते हैं कि ईडी सीआईडी के लिए क्यों ना बोले? जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहता तो बहुत बड़ा मतलब उससे बड़ा कोई चलिए चलिए, गुंजन जी से सवाल ले लेता हूँ। चलिए गुंजन जी से, चलिए पवन जी बात आ गई आपकी, पवन जी बात आ गई आपकी, पवन जी बात आ गई। मैं से गुंजन जी के पास ही आ जाता हूँ। ठीक है, पावर सेंटर के साथ गुंजन जी जब हम बात करते हैं आपके पावर सेंटर की, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि राम राज्य जो 370 का भी मैंने जिक्र किया कि 370 सीटों जीतने का जो पूरे देश में आपका टारगेट है, और पूरा एनडीए का 400 से ज़्यादा 370 हर पोलिंग बूथ पर आपको वोट बढ़ाना है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो सीधी आप लाते हैं राम राज्य, रामलला की स्थापना, और चीजें क्यों इंक्लूड नहीं होती? राजेश जी, ये सिर्फ कांग्रेस ने एक एजेंडा और एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है, जो जनता ने इन्हें जवाब दिया है। जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। जनता ने जवाब नहीं दिया, आपके मैकेनिज्म की जीत हुई है। आपने टारगेट फिक्स क्यों नहीं किया कि महंगाई कम करने का टारगेट क्यों नहीं लिया आपने? अब आप बोलने दीजिए, अब सुनने का भी पवन जी, गुंजन जी की बात आ जाने लेकिन महंगाई कम करने का पवन टारगेट जी, नहीं लिया, पवन जी। बेरोजगारी कम करने का टारगेट नहीं लिया, 370 का टारगेट ले लेंगे, 400 सीटें 60 पार वर्ष करने का मिले टाइम थे ले ना लेंगे। राजेश जी। मोदी जी को इन्होंने महिला देश मंडल का के क्या अंदर हाल बना के टारगेट छोड़ा ले था? लेंगे। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, इनकी 15 महीने चलिए, की वक्त की सरकार कमी है। ने 15,000 फाइनल करोड़ का कमेंट्स, घोटाला फाइनल किया था। कमेंट्स में योगी राज जी के पास आता हूँ। योगी राज जी से चलिए चलिए, दोनों मेहमानों की बात आ गई। फाइनल कमेंट्स योगी राज जी के पास में आता हूँ। योगी राज जी, योगी राज जी, ये न्यू जो ये नए पावर सेंटर्स हैं, उनकी ये कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, ठीक है, एक बड़ा लक्ष्य है 29 में से 29, और कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक बेहतर गेन करके कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को दिखाना। सर, दोनों की तरफ चुनौती। नहीं, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि चुनौतियां दोनों की तरफ बराबर हैं। और आप देखिए, पावर सेंटर की बात कर रहे हैं, मुझे तो दोनों का पावर देख के आश्चर्य हो गया। मैं चाहता हूं कि ऐसे यंग नेता दोनों पार्टी में आए, ताकि ये जो बात अभी हो रही है वो इसी चीज की तो बात हो रही है कि नई लीडरशिप को मौका मिलना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि सारे राजनीतिक दल इस चीज को तवज्जो देने लग गए। सब नई लीडरशिप को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस में युवा लीडरशिप की आवश्यकता थी
तब यहाँ 2 बुजुर्ग बैठे थे, और जब इनके सेंट्रल में बुजुर्गों की आवश्यकता थी तो राहुल गांधी यंगे बैठे थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ये परिणाम आते हैं कि लोगों में ये भाव आ जाता है कि हमें पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने वो गलती दुरुस्त की, और मध्य प्रदेश में तो देखा जाए तो एक तरह से पूरी कांग्रेस बदली हुई है। मतलब तीनों जो उन्होंने बड़े जो प्रमुख पद हैं तीनों यंग लोगों को दिए। तो मैं तो ये एक अच्छा संकेत मानता हूं पार्टी की बात से। और जब उन्होंने अशोक सिंह के रूप में राज्यसभा के एक नया कैंडिडेट दिया, ये भरोसा है उस कार्यकर्ता पर जो 3 बार चुनाव हारता है लोकसभा का, लेकिन बावजूद इसके पार्टी उस पर विश्वास करती है और उसको मौका देती है। लेकिन मुझे लगता है योगी राज जी कहीं ना कहीं इस रणनीति में कांग्रेस ने कुछ तो देर की है, क्योंकि ऐसा एक समय था 2018 में लगता था कि नहीं, यहां से एक नई लीडरशिप की शुरुआत होना चाहिए। मैंने जो जिक्र किया था वो यही किया था कि जब यहाँ यंग लीडर की जरूरत थी तब यहाँ बुजुर्ग नेतृत्व कर रहे थे, और वहां बुजुर्गों की जरूरत थी तो वहां यंग लीडर नेतृत्व कर रहा था। खैर देर आए दुरुस्त आए। अब मैंने पहले भी कहा कि यदि ये इन लोगों को जो मौका मिला है, अब वो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपनी पूरी क्षमता साबित करें कि आखिर वो जिस चीजों का इंतजार कर रहे थे वो अब उनको मिल गया, तो अब वो पार्टी को कैसे और किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये भाजपा से ज्यादा कांग्रेस के लिए बेहतर बात योगी राज जी आप कर रहे हैं कि नए पावर सेंटर तो बने हैं, लेकिन ये नए पावर सेंटर किस शक्ति के साथ, किस एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि चुनौती दोनों तरफ से है, क्योंकि अगर लगातार गेन भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसको और बेहतर करना है। वो कह रहा है कि हम 28 के बाद 29 तक पहुंचना है। वही कांग्रेस की जो एक सीट है, एक को बचाते हुए उनको भी आगे बढ़ना है, और देखना होगा कि ये नए पावर सेंटर, नए कलेवर या उनके साथ में पुरानों का किस तरह से सामंजस्य कांग्रेस करती है। तमाम सारी चीजें आने वाले समय में सियासत में, राजनीति में, लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें, कई तरह की चीज़ें दिख रही हैं, कई तरह के सामंजस्य दिख रही है, कई तरह की केमिस्ट्री दिख रही है, लेकिन देखना होगा कि ये तमाम सारी चीज़ें अब किस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत और राजनीति में देखने को मिलती हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।